Hello student, welcome to Magmeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कोलिजन इन टू डिमेंशन या बोले ऑब्लिक कोलिजन, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। बच्चों अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है? कंजर्व रहती है बच्चों। अब देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है टू डिमेंशन के लिए कि जो भी कोलिजन हो वो ऑब्लिक हो, हेड ऑन कोलिजन ना हो, क्योंकि जब हेड ऑन कोलिजन होता है सेंटर टू सेंटर वो वन डायमेंशन में चला जाता है कोलिजन, और जब ऑब्लिक होगा मतलब एक बॉडी जो है जैसे ये m1 मास की बॉडी u1 स्पीड से आ रही थी, आते आते रास्ते में ये m2 बॉडी पड़ी हुई थी जो रेस्ट पे थी, इसके बिल्कुल एज पे जाके वो टकराएगी, ऐसे कॉर्नर पे टकराएगी ना ये वाली, और जैसे ही वो कॉर्नर पे टकराएगी इसको टकराने के बाद क्या होएगा, ये वाली बॉडी इधर चले गई और ये वाली बॉडी इस तरफ चले गई। ठीक है, तो दिस इज ऑब्लिक कोलिजन। बिना ऑब्लिक कोलिजन के टू डायमेंशन में कोलिजन नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो जैसी ये बॉडी आई ट्रुर करके यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये इधर चलेगी और ये इस तरफ चलेगी। ठीक है बच्चों, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी हम 0 लेंगे क्योंकि ये स्टेशनरी था। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई बच्चों। ये एंगल θ1 पे डिफ्लेक्ट हुआ और ये एंगल θ2 पे डिफ्लेक्ट हुआ बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पे अगर इसकी वेलोसिटी v1 है बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो इसको आगे लेके जा रहा है, एक जो इसको नीचे लेके जा रहा है। तो इसके हम दो कंपोनेंट्स लिखेंगे अब। तो यहां पे देखो अगर मैं बोलूं ये v1 है तो इस तरफ और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ बनेगा, इसी तरह बनेगा ना कंपोनेंट। अगर ये θ1 है बच्चों तो ये भी कितना होगा θ1, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ना। तो यहाँ पे अगर ये v1 है तो बच्चे ये हो जाएगा v1 cos θ1 और ये हो जाएगा v1 sin θ1। एंगल वाली साइड कॉस कंपोनेंट और दूसरी साइड साइन कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी बारी इसकी, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इसका ऊपर बनेगा बच्चों। अगर ये θ2 है बच्चों तो ये भी क्या होगा θ2, पैरेलल लाइंस के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये इस तरफ आ गया बच्चों v2 cos θ2 और इस तरफ आ गया v2 sin θ2 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व बच्चों। इज इट क्लियर? अब क्योंकि बच्चों मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम के भी कंपोनेंट होंगे। जैसे देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक एक्स में एक वाई में, इधर भी एक एक्स में एक वाई में है, तो मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में और एक वाई में। तो टू डायमेंशन में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन दो बार लगाना पड़ेगा। पहले हम लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। कहां लगाएंगे? अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम देखें तो देखो ये वाला तो पहले एक्स में ही आ रहा था ना बिल्कुल सीधा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम एक्स की तरफ होगा m1 u1 प्लस ये तो रेस्ट पे था स्टार्टिंग में, तो इसका मोमेंटम तो सीधे ही कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद अगर बात करें आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन इस वाली बॉडी का एक्स में मोमेंटम क्या होएगा? देखो मोमेंटम के लिए मास इंटू एक्स वाली वेलोसिटी, और एक्स वाली वेलोसिटी क्या है? v1 cos θ1 बच्चों। सिमिलरली यहां पे अगर इसकी बात करें तो इसका मास m2 और x में वेलोसिटी v2 cos θ2 बच्चों। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है मोमेंटम का कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम लगाएंगे मोमेंटम का कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे अलोंग वाई एक्सिस, तो अब देखो बच्चों अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, ये तो इनिशियली पूरा एक्स में आ रहा था ना, बिल्कुल सीधा आ रहा था, तो इसका तो इनिशियल वाई कंपोनेंट कितना होगा मोमेंटम का? 0 बच्चों, क्योंकि वो तो आई सीधा रहा था, बिल्कुल सीधा आ रहा था, वो ऊपर तो जा ही नहीं रहा था, इसलिए वाई में मोमेंटम 0। ये तो बेचारा पड़ा ही रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे, तो इसका मोमेंटम भी कितना हो गया? 0। अब बात करें इनकी बच्चों, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की, देखो ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, तो इसका नीचे मोमेंटम होगा, क्योंकि नीचे की तरफ, अब ध्यान देना ये चीज को, नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे हम वाई में नेगेटिव लेते हैं ना, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इसका मोमेंटम नीचे है, तो नीचे हम माइनस लेंगे, माइनस m1 v1 sin θ1। ये चीज का ध्यान रखना है बस यहाँ पे, क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है तो नीचे के मोमेंटम को आप नेगेटिव में लोगे, इसलिए मैंने माइनस, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इज m1 एंड वेलोसिटी इज v1 sin θ1। अब दूसरी बात करें, इसका भी मोमेंटम होगा वाई में, क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्योंकि ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा, तो प्लस
m2v2 sin थीटा 2 बच्चों। तो यहां से क्या आ गया कि m2v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू m1v1 sin थीटा 1 बच्चों। तो ये बच्चे इक्वेशन बनी आपकी सेकंड, जो कैसे आई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के अलोंग बाय एक्सिस बच्चों। अब क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो तीसरी इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। तो क्या यहां पे कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत है हमें, नहीं है बच्चों, क्योंकि वो तो स्केलर है, स्केलर को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए कंजर्वेशन में सीधी इक्वेशंस लगेंगी, कंपोनेंट नहीं बनेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी ये हो गई, प्लस इसकी करनी होती है, इसकी इनिशियल कितनी है, 0, क्योंकि कोलिजन से पहले वो रेस्ट पे था, एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ m1 v1 स्क्वायर। मैंने पूरी ये उठा ली, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर बच्चों। यहां से हाफ हाफ कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन ये वाली बच जाएगी, m2 v2 का स्क्वायर बच्चों। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। क्या इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते, क्योंकि इलास्टिक में यही चीजें होती हैं। अब कितने वेरिएबल है बच्चों इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में थीटा 2 वेरिएबल है, थीटा 1 वेरिएबल है, v1 वेरिएबल है एंड v2 वेरिएबल है बच्चों। u आपको गिवन होगा, ये जो u1 है ना कि पहली बॉडी कितनी स्पीड से आ रही है, ये हमें पता होगा, पर हमें ना ही थीटा 1 पता है, ना ही थीटा 2 पता है, ना ही v1 पता है, ना ही v2 पता है। मतलब here there are 4 वेरिएबल्स, है ना, 4 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, थीटा 1, थीटा 2, v1 एंड v2। अब 4 वेरिएबल है तो आपको पता है हमें सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशंस चाहिए, पर हमारे पास कितनी आई, हमारे पास तो 3 इक्वेशन आई है। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स में आपको एक वेरिएबल प्रोवाइड होगा बाय प्रोवाइडिंग वन वेरिएबल, एक कोई भी एक वेरिएबल अगर आपको पता होगा, बाय प्रोवाइडिंग वन वेरिएबल हमारे पास कितने वेरिएबल बच जाएंगे, 3 वेरिएबल्स, एंड फॉर 3 वेरिएबल्स वी नीड 3 इक्वेशंस जो हमारे पास है। तो बाय प्रोवाइडिंग वन वेरिएबल we can find rest of the variable, we can find rest of the variables बच्चों। is it clear बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आना इसका न्यूमेरिकल ही होता है, पर न्यूमेरिकल भी करना ऐसे ही है, आपने इक्वेशन ही बनानी है बच्चों। जो मैंने यहाँ पे m1 m2 v1 v2 लेके किया है, वहां पे आपको वैल्यूज होगी, आपने वैल्यूज लेके इक्वेशन बनानी है। तो न्यूमेरिकल भी होना ऐसे ही है, मतलब पहले आपको x में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, फिर y में लगाना पड़ेगा, फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपकी ये 3 इक्वेशंस बनेगी, कोई एक वेरिएबल गिवन हो जाएगा और बाकी आप निकालोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते आर्टिकल में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको जब होगा ये तो आप उसको सॉल्व कर देना, ठीक है बच्चों। और रही बात इनइलास्टिक कोलिजन की, अगर इनइलास्टिक कोलिजन आ गया 2 डायमेंशन में, तो इसमें ये पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी बनेगी, उसमें ये तीसरी नहीं बनेगी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो वहां पे बस आप ये फर्स्ट और सेकंड तक ही काम करोगे, इसको नहीं करोगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो इनइलास्टिक में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, मतलब वहां पे आपके पास सिर्फ 2 इक्वेशंस बनेंगी, वेरिएबल 4 है, तो इनइलास्टिक में आपको 2 गिवन होंगे और 2 आप इन इक्वेशन से फाइंड करोगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो मैं अब इन इलास्टिक में टाइम खराब नहीं करूंगा, अब मैं इसी के ही इलास्टिक कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको कराता हूं। बच्चे फर्स्ट स्पेशल केस इज ग्लांसिंग कोलिजन। अब ग्लांसिंग कोलिजन क्या होता है बच्चों? देखो ग्लांसिंग कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें टकराने के बाद जो पहली बॉडी जो मूव करके आ रही थी वो ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड सीधे ही चले जाती है। मतलब ये वाली जो बॉडी है ना, ये ऑलमोस्ट ऐसे सीधे ही चले जाती है। इसका मतलब थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बहुत कम डिफ्लेक्शन होती है, मतलब ना के बराबर। तो थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है, और थीटा 2 हम कितना मानते हैं इस केस में, 90 डिग्री का। मतलब दोनों बॉडी से एक बिल्कुल सीधे चले जाएगी और एक ऐसे रहेगी इस तरफ ऐसे, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो थीटा 1 0 एंड थीटा 2 90 इस केस में स्पेशल है, याद कर लेना इसको। अब अगर आप थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज को यहां पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं थीटा 1 0 और थीटा 2 90 पुट करूं तो क्या आएगा, देखो m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos 0 प्लस m2 v2 cos 90। cos 90 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos 0 1 होता है, ये कैंसिल, तो u1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा
एग्जैक्ट जीरो नहीं आता, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि v1 और u1 भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे बच्चों। अब अगर मैं बात करूं इक्वेशन 2 से हम v2 निकालें, तो v2 कितना आएगा यहां से देखो, तो m2 v2 साइन थीटा 2 की जगह 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 v1 थीटा 1 की जगह 0 आ जाएगा बच्चों। तो साइन 90 होता है 1, और यहां पे ये साइन 0 0, तो v2 कितना आ गया बच्चों 0। मतलब आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी जो आ रही थी वो जितनी स्पीड से आ रही है वो उतनी स्पीड से छू करके सीधे निकल जाएगी, और दूसरी बॉडी ऑलमोस्ट क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। मतलब यहां पे जो आपका कोलाइडिंग पार्टिकल है जो मूव करके आ रहा है कोलाइड करने के लिए, वो अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, सीधा ही निकल जाता है, अनडिफ्लेक्टेड बोल देंगे, बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं आई उसकी। और दूसरी किनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ है, मतलब जो मूव कर गया टकराने के बाद ये वाला, वो क्या रही, ऑलमोस्ट रिमेन सेम बच्चों। तो किनेटिक एनर्जी उसकी सेम रही, क्यों, क्योंकि u1 टकराने से पहले की वेलोसिटी उसकी और टकराने के बाद की उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट स्पेशल केस की तरफ, उसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपको। तो बच्चे सेकंड केस इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स दिए होंगे। दो आइडेंटिकल का मतलब क्या है, उनका मास बिल्कुल क्या होगा, सेम, मतलब m1 m2 दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो उस केस में कुछ स्पेशल रिजल्ट्स बन जाएंगे बच्चों, जो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो या स्कूल के एमसीक्यू क्वेश्चन हो, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो, अगर m1 m2 इक्वल है तो इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा हमें, देखो इक्वेशन 3 से वी गेट m1 m1 m2 तीनों इक्वल है ना ये, तो यहां से m2 को भी आप जब m1 लिख दोगे, m1 m1 कॉमन निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो एक तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी इसकी वेलोसिटी u1 है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है। आपको दो वेलोसिटीज दे दी, तीसरी की वेलोसिटी पूछ ली और आइडेंटिकल पार्टिकल बोल दिया, तो यू हैव दिस रिजल्ट। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करोगे, अगर आप v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर करोगे, उनको ऐड करोगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, नोट कर लेना ये वाला रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे हम अब ये प्रूव करेंगे बच्चों कि जब दो आइडेंटिकल पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करते हैं टू डायमेंशन में, तो उन दोनों के बीच का टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब यहां पे अब आप ये प्रूव करोगे कि इन दोनों के बीच का एंगल θ1 प्लस θ2 कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों पार्टिकल्स के बीच का ये वाला जो एंगल है, दिस वन, जिसको अगर मैं थीटा लिखूं, थीटा किसके इक्वल है, θ1 प्लस θ2 के, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री दोनों के बीच का। ये हमने प्रूफ करना है यहाँ पे। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की यहाँ पे इक्वेशन लगाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। अब अगर सिस्टम का मोमेंटम बच्चे कंजर्व है, तो देखो अब मैं यहाँ पे, जैसे ये दोनों आई थी इक्वेशंस कंपोनेंट फॉर्म में, वैसे नहीं लगाने लगा, अब मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लगा रहा हूं, मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन इन वेक्टर फॉर्म कैसे लगेगा, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 वेक्टर, क्योंकि u1 वेक्टर है, प्लस m2 तो रेस्ट में था तो उसका तो जीरो ही आ जाएगा, इक्वल टू m1 v1 वेक्टर। बच्चों मैंने वेक्टर डाल दिया, वेक्टर का मतलब अगर आपने इसको ऐड करना है अब, तो अब आपको डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी, ऐड करते वक्त आप डायरेक्शन देखोगे, ठीक है। तो प्लस यहां पे आ जाएगा m2 v2 वेक्टर, मतलब ये सीधे ऐड नहीं होंगे, अगर आपने ऐड करना है इनको तो यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शंस आल्सो। तो मैंने ये वेक्टर फॉर्म में कंजर्वेशन लिख दी, वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों इस केस में m1 एंड m2 आर इक्वल, तो m1 m1 m2 की जगह भी m1 आ जाएगा, कॉमन निकलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा u1 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ये चीज बन गई बच्चों। मतलब जो u1 होगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा बच्चों। अब देखो यहां पे अगर मैं u1 का u1 के साथ ही बच्चों डॉट प्रोडक्ट कर दूं, u1 का u1 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो यहां पे देखो इसका u1 की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहां पे, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट, फिर दोबारा से इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी आपने v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर।
मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया बच्चों इसका, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे ही किया तो u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर, इनकी मैंने वैल्यूज पुट की, u1 किसके इक्वल था, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, तो दोनों में वैल्यूज को पुट कर दी। अब बच्चे आपको पता होगा कि a वेक्टर का उसी के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आ जाता है, a स्क्वायर आ जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। तो u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर क्या आ जाएगा, u1 का स्क्वायर वेक्टर हट जाता है, ठीक है। ये वेक्टर में आपने पढ़ा है। अब यहां पे देखो v1 पहले इसके साथ जाएगा, v1 डॉट v1 क्या आ जाएगा, v1 का स्क्वायर बच्चों। फिर v1 वाला अगली वाले के साथ जाएगा, तो v1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहां पे v2 के साथ, है ना। उसके बाद बच्चों v2 वाला v1 के साथ जाएगा, तो v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर। फिर v2 वाला v2 के साथ जाएगा, तो v2 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, है ना। जब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है तो वेक्टर हटके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब यहां पे आएगा u1 स्क्वायर, ये v1 स्क्वायर, ये वाला मैंने आगे लिख दिया v2 स्क्वायर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये इक्वली होता है। मतलब v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, तो ये भी क्या होएगा, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो क्या बन गया ये u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। क्या यहां तक किसी को डाउट बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी ये वाली, इससे हमें ये पता चला था कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, u1 स्क्वायर के। मतलब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, u1 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ स्पेस की कमी, तो यहां पे लिख रहा हूं अब, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू इसकी जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों, u1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर बच्चों। अब ये u1 स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर बच्चों, ये जीरो हो गया, 2v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। दिस इंप्लाइज v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल टू 0, 2 उधर जाके जीरो हो जाएगा। अब अगर बच्चों दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, व्हाट डज इट मींस, इट मींस दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बच्चों। होता है ना डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो दिस शोज दैट कि एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज 90 डिग्री, मतलब अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो वो 90 होगा। इट मींस θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है आपको एमसीक्यू में, आपको बोल देंगे कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। आफ्टर कोलिजन θ1 आपको दे दिया कि फर्स्ट पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेकंड पार्टिकल बताओ कितना एंगल बनाएगा। अब आपको पता लग गया क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल है, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। अगर एक ने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बनाया है तो दूसरा कितना बनाएगा, 60 प्लस 30 90 होता है ना, तो दूसरा 30 डिग्री बनाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको पता होने चाहिए। पहला तो ये पता होना चाहिए और दूसरा आपको एंगल वाला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम इनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ये आपको AIPMT में पूछा गया था। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v कोलाइड इलास्टिकली। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये बोला गया कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसमें एक ब्लॉक आ रहा है मास m का, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। वो इलास्टिकली कोलाइड हुआ अनदर ब्लॉक के साथ जिसका भी मास सेम है और वो इनिशियली रेस्ट पे था। मतलब दोनों बॉडीज का मास यहाँ पे आपको गिवन है कितना, m, तो आइडेंटिकल मासेस हैं। ऊपर से आपको मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन इलास्टिक कोलिजन का है बच्चों। देखो अगर बच्चों क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया देन डोंट अज्यूम कि ये इलास्टिक कोलिजन है बच्चों। जब तक मेंशन नहीं है तब तक आप नहीं मान सकते कि वो इलास्टिक है, ठीक है। अगर कुछ नहीं मेंशन देन यू आर लेफ्ट विद ओनली वन कंडीशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लिखा नहीं गया कि ये कैसा कोलिजन है, देन यू हैव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन, वो लगा दो बस, अपने आप आंसर निकल जाएगा बच्चों। कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा कि जैसे ही आप इक्वेशन लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन वैसे ही करवाऊंगा जिसमें लिखा नहीं होगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इस पे दोबारा से। तो ये दो बॉडीज हैं जिनका मास सेम है, एक मूव कर रहा था v1 वेलोसिटी के साथ, तो u1 आ गया v, और u2 कितना है बच्चों, 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ब्लॉक मूव एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री टू इनिशियल डायरेक्शन। तो आफ्टर कोलिजन θ1 आपको गिवन है 53 डिग्री, मतलब जो बॉडी टकराने के बाद ऐसे होगा ना बच्चों, ये आ गया आपका m1, ये आपका m2, टकराने के बाद क्या हुआ, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल आपको गिवन है कितना, θ1।
तो थीटा वन इज 53 डिग्री। कितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है बच्चों? ये मूव कर रहा है v/3 के साथ। ये लिखा है ना कि 15 एंड हैज स्पीड v/3। अब आपसे पूछा गया स्पीड एंड एंगल मेड बाय सेकंड ब्लॉक विद हॉरिजॉन्टल। ये वाला जो ब्लॉक है जो v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, पहले तो बताओ ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, दूसरा कितनी स्पीड के साथ जाएगा बच्चों। अब क्योंकि आइडेंटिकल का केस है, इलास्टिक गिवन है बच्चों, 2 डायमेंशन का स्पेशल केस जो आपको मैंने लिखवाया, दैट इज u1 square is equal to v1 square plus v2 square। बच्चों ये कंडीशन तभी लगेगी जब इनिशियली सेकंड बॉडी रेस्ट पे होगी, और मोस्टली क्वेश्चन में रेस्ट पे ही होगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा u1 square equal to v1 square plus v2 square। तो u1 कितना है बच्चों? u1 is v का स्क्वायर। v1 कितना है बच्चों? v1 is v/3 का स्क्वायर इक्वल प्लस v2 स्क्वायर। यहां से v2 स्क्वायर निकालना है तो v स्क्वायर ये उधर चला जाएगा माइनस v/3 का स्क्वायर बच्चों। तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 9। ये इधर एलसीएम लोगे तो 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 9 दैट इज 8v स्क्वायर बाय 9 बच्चों। तो ये आ गया v2 का स्क्वायर। आपको v2 चाहिए तो वो रूट हो जाएगा रूट 8v स्क्वायर बाय 9। 8 का रूट होता है 2√2, v स्क्वायर था तो v, नीचे क्या आ गया बच्चों 3। So this is the final velocity of this body after collision। देखो कितने आराम से कर लिया। अगर स्पेशल केस पता है आपको तो आराम से क्वेश्चन होगा, अदरवाइज यू हैव टू मेक 3 इक्वेशंस। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, देन मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, देन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर जाके ये काम होता है ना। और दूसरा पूछा है एंगल, कितना एंगल बनाएगी। अब आपको पता है बच्चों इलास्टिक कोलिजन ऊपर से आइडेंटिकल, तो θ1 प्लस θ2 कितना होगा? 90 डिग्री। इनके बीच का टोटल एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो θ1 कितना गिवन है? θ1 इज 53 डिग्री। θ2 पूछा है आपसे तो θ2 इज 90 माइनस 53। तो ये आ गया 10 में से 3 गए 7, 8 में से 5 गए 3, तो 37 डिग्री बच्चों। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने एक में कंबाइन कर दिया, टाइम बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now, बच्चे look at this question. A ball moving with speed 9 meter per second strike identical ball such that after collision, direction of each ball makes 30 degree with the original line of motion। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने डायग्रामेटिकली पहले ही बना दिया है। देखो यहाँ पे ये बोला गया कि दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का मास सेम है। इसका भी मास m तो इसका भी मास क्या है m। टकराए, टकराने के बाद गिवन क्या है कि ये वाला जो पार्टिकल है जिसकी स्पीड इनिशियल u1 है वो गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद दोनों जो है ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन जिस लाइन पे ये आ रहा था, दोनों 30 डिग्री बना रहे हैं, मतलब θ1 एंड θ2 दोनों गिवन है आपको। θ1 एंड θ2 बोथ आर 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 बॉल्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बताओ कि दोनों की स्पीड क्या होगी। अब क्योंकि बच्चों चलो क्वेश्चन आइडेंटिकल था बेशक, बट क्या इस क्वेश्चन में लिखा है कि इलास्टिक कोलिजन? नहीं लिखा बच्चों। और अगर लिखा नहीं है इलास्टिक, देन डोंट अज्यूम कि ये इलास्टिक कोलिजन होगा। यहां आप कंडीशन कौन सी लगाओगे? सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। हम नहीं मान सकते कि ये इलास्टिक कोलिजन है। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां पे एक ही इक्वेशन लगनी है हमारी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब पूछा क्या है आपसे? v1 पूछा है और v2 पूछा है बच्चों। तो 2 वेरिएबल पूछे हैं आपसे, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। और आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एक बार एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करेंगे और एक बार वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो बस अब तो कोई काम ही नहीं है, वही सेम आर्टिकल वाला प्रोसेस। यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट बनेगा, अगर ये θ2 है तो ये भी θ2, दिस इज v2 cos θ2। ऊपर की तरफ जाएगा v2 sin θ2। ऐसे ही बच्चों इधर जाएगा एक कंपोनेंट इधर जाएगा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1, v1 cos θ1, ठीक है, और इस तरफ v1 sin θ1। मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है, पहले अलोंग एक्स एक्सिस लगा देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। पूरा आर्टिकल वाला काम करना है, बस वैल्यूज को पुट कर देना। एक्स एक्सिस में इसका आएगा mu1, दूसरे का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट पे था इनिशियली। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? m मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास तो सेम है सबका, तो m1 m2 लेने की जरूरत ही नहीं है। तो m वेलोसिटी v1 cos θ1 प्लस m v2 cos θ2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले m कॉमन निकल के कट जाएगा, तो u1 इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। तो u1 की वैल्यू 9 है बच्चों, v1 निकालना है cos θ1, cos 30 आएगा। cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2 प्लस v2 cos θ2, cos θ2 अगेन cos 30 इज √3/2 बच्चों। ये 2 एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे इधर जाके क्या हो जाएगा? ये
मल्टीप्लाई या कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से और इजी कर देते हैं। यहाँ से √3/2 हम कॉमन निकाल देते हैं तो बच जाएगा v1 प्लस v2, ये उधर चला जाएगा तो 9 into 2/√3 इक्वल टू v1 प्लस v2। इक्वेशंस बनानी है ना, तो यहाँ से v1 प्लस v2 हम यहाँ पे रूट को नीचे नहीं रख सकते तो रेशनलाइज कर दिया मैंने, 9 into 2 into √3/√3 into √3, 9 into 2 into √3, नीचे √3 into √3 is 3, 3 3 is 9, तो कितना आ गया बच्चों 6√3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे अलोंग वाई एक्सिस। तो इनिशियल तो वाई एक्सिस में कोई जा ही नहीं रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस में 0, और फाइनल में बात करें तो फिर वही बच्चे ये ऊपर जा रहा है तो इसके प्लस में mv2 sin θ2 माइनस हो जाएगा इसका, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। तो ये चीजें बस ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, ये नीचे है तो इसका y का मोमेंटम माइनस में होगा। यहाँ पे mm कॉमन निकलेगा, उधर जाके 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये बना v2 sin θ2 is 30 माइनस v1 sin θ1 is 30 बच्चों। ठीक है, तो यहां से देखो ये v2 sin 30 इक्वल टू v1 sin 30 आ जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा, sin 30 से sin 30 कैंसिल, तो v2 किसके इक्वल आ गया बच्चों v1 के। यहां से ये पता लग गया कि दोनों की जो वैल्यूज होंगी v2 और v1 दोनों ही क्या होंगी बच्चों, दोनों इक्वल होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब कितनी होगी उसके लिए यू हैव दिस इक्वेशन, यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना है। जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे देखो v1 प्लस v2 की जगह भी v1 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 6√3, तो ये 2 टाइम्स v1 इज इक्वल टू 6√3, ये 2 3 6, तो v1 इज 3√3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली v2 इज 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों जो है इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, दैट इज 3√3। देखो अब यहाँ पे इलास्टिक मेंशन नहीं था और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी उसे, क्यों, क्योंकि मेरे को 2 ही इक्वेशन चाहिए थी और वो कहां से आ गई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इज इट क्लियर बच्चों? तो तभी लगाओ काइनेटिक एनर्जी वाली या स्पेशल केसेस जब मेंशन है। अब उसने पूछा ये कैसा कोलिजन होगा, देखो कैसा कोलिजन है उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि सिस्टम की कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी अगर तो इक्वल हुई देन इलास्टिक, अदरवाइज इट इज इनइलास्टिक। और देखो आइडेंटिकल केस में तो और भी इजी हो जाता है। आइडेंटिकल के केस में हमें पता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो इन दोनों के बीच का टोटल एंगल 90 होगा, है ना। पर इस केस में तो एंगल कितना है 30 + 30 60, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन है बच्चों। ठीक है, पर अगर एंगल सेम मतलब अगर मास सेम ना हो तो उस केस में तो आप नहीं ना बोल सकते दोनों के बीच का 90 एंगल, क्योंकि वो तो सिर्फ आइडेंटिकल केसेस के लिए। तो मैं टोटल आपको निकाल के बता देता हूं सारा के करना कैसे है। आप यहां पे अब इसके बाद करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, वो क्या आएगी, हाफ m u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m u2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हाफ m को मैंने m ही रहने दिया, u1 is 9, 9 is 81, तो ये आ गया बच्चों 81/2m, दैट इज 40.5 m। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी आ रही है बच्चों। अब फाइनल की बारी, तो फाइनल यहां निकाल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो फाइनल में हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, दोनों का मास तो सेम है ना बच्चों, तो हाफ और m कॉमन, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बच्चों, तो हाफ m v1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आप 3√3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर बच्चों, तो हाफ m 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, ऐसे यहाँ पे भी 9 × 3 बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद हाफ m 9 3 18, 18 बच्चों, उसके बाद ये हो गया हाफ m × 2 टाइम्स 18, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आया 18m। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 18m, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 40.5m। तो ऑब्वियस है बच्चों कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इट मींस दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन बच्चों। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन। ये मैंने इसलिए करवा दिया कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आइडेंटिकल मास का ना आए फिर तो पता होना चाहिए ना कैसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा। और अगर आइडेंटिकल का है तो देन यू कैन सिंपली अप्लाई दिस कि वी नो फॉर द इलास्टिक कोलिजन इन केस ऑफ आइडेंटिकल मासेस θ1 + θ2 should be equal to 90, but here
θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट मींस इलास्टिक तो नहीं है, इसका मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो आइडेंटिकल में वैसे भी आंसर दे सकते हो, ये इसलिए करवा दिया कि अगर अनआइडेंटिकल हुआ तो क्या करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये भी जेई में पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, आपको बॉडी गिवन है एक मास m की, जो मूव कर रही है u i कैप शो कर रहा है कि x एक्सिस में मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u। जाके ये टकराई 10m मास की बॉडी के साथ जो रेस्ट पे थी। टकराने के बाद ये m1 वाली बॉडी इधर चले गई m मास वाली θ1 एंगल पे, और ये जो 10m वाली है इधर चले गई θ2 एंगल पे। और ये गिवन है बच्चों की कोलिजन इलास्टिक था, और आफ्टर कोलिजन ये गिवन है कि बॉडी जिसका मास m था वो मूव कर रही है हाफ ऑफ इट्स किनेटिक एनर्जी। मतलब अगर यहाँ पे किनेटिक एनर्जी k है तो यहाँ पे ये कितनी किनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही है, हाफ k। आधी किनेटिक एनर्जी इसके पास गई और आधी इसके पास चली चुकी है। ठीक है, और इसके बाद ये गिवन है कि sin θ1 इज रूट n टाइम sin θ2, और ये n बताओ कितना होगा। तो अब हमें कोई आइडिया नहीं कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ही लगाते हैं, कंडीशन लगा के चेक करते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या मुझे ये पता लग जाएगा कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। लेट इट बी मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड दिस इज विद v2। ठीक है, तो और ये इनिशियल वेलोसिटी u1 हमारे पास गिवन है u2 हमें पता है वो रेस्ट पे था तो 0, v1 और v2 हमें पता नहीं है। पहले v1 देखते हैं। अब क्योंकि गिवन है बच्चों कि जो किनेटिक एनर्जी है, फाइनल किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m। ये गिवन है ना बच्चों आपको क्वेश्चन में कि इसकी फाइनल किनेटिक एनर्जी इनिशियल किनेटिक एनर्जी के आधी है। फाइनल कैसे निकालोगे, हाफ m v1 का स्क्वायर, और हाफ इंटू इनिशियल कैसे निकालोगे, हाफ m u1 का स्क्वायर। बच्चों तो हाफ से ये हाफ कैंसिल बच्चों, m से ये m कैंसिल, तो v1 का स्क्वायर इज 1/2 u1 का स्क्वायर। तो v1 आ गया बच्चों u1/√2, स्क्वायर है ना, तो रूट जाएगा, ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, 2 का रूट हो जाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि ये कितनी स्पीड से जा रहा है, u1/√2। अब मैंने v2 निकालना, v2 कहां से निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल देते हैं। देखो क्यों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने लगा हूं, मुझे ना थीटा चाहिए बीच में, तभी तो कंपेयरिंग होगी, तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने लगा हूं। चलते जा रहे हैं, होता जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन सा लगाया, एक्स वाला या वाई वाला। देखो बच्चों वाई वाला लगाना ज्यादा ईजी है। क्यों वाई वाला लगाना ज्यादा इजी है, क्योंकि वाई में इनिशियल मोमेंटम हर बार 0 हो जाएगा। एक्स में तो इनिशियल भी आएगा, वाई में तो इनिशियल आता ही नहीं है, इसलिए मैं वाई वाला मोमेंटम लगाने लगा हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर से मेरे प्रूफ में भी साइन है, साइन तो वाई कंपोनेंट्स में आते हैं, इसलिए मैंने वाई वाला लगाया। तो इनिशियल 0 और फाइनल में क्या आएगा, इसका वाई कंपोनेंट इस तरफ v2 cos, ऐसे ही था ना सेम, ये θ2 तो ये θ2 इधर v2 cos θ2, इधर आ जाएगा v2 sin θ2, इसका ऊपर जाएगा v1 sin θ1। होप अब तो ये पता है ना आपको कैसे लिख रहा हूं मैं। तो ये इनिशियल 0 है क्योंकि एक्स में था, फाइनल में क्या आएगा आपका 10m इंटू v2 sin θ2। क्या नेगेटिव भूल गए, नहीं भूले, हम लगाएंगे यहां पे। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट प्लस m v1 sin θ1। इज इट क्लियर, यहां से v2 निकाल लो जी, v2 क्या आ जाएगा, आप देखो 10m v2 sin θ2 इक्वल टू m v1 sin θ1। ये चीज आ गई, यहां से ये m कैंसिल, तो v2 कितना आ गया, v1 sin θ2 बाय 10 sin θ2, ये θ1 आएगा सॉरी, v1 sin θ1 by 10 sin θ2। बच्चों v1 कितना आ गया था, v1 is u1/√2, तो u1/√2 sin θ1 by 10 sin θ2, ये आ गया मेरा v2, खतरनाक सा v2 आ गया। अब क्या करें, कंपेयरिंग तो अभी भी नहीं हो रही, यहाँ पे तो v2 नहीं था, अब कंपेयरिंग कहां से करें, तो बचा कौन, अब लगा देते हैं किनेटिक एनर्जी भी, इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी तो है ही, वहां भी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं क्या बनता है। तो अब लगाता हूं कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो बच्चे कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी का होगी अब हाफ m u का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। ये चीज होगी ना बच्चों, यही होगी। अब देखो हमें n की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो उसके लिए देखो यहां से रूट n किसके इक्वल है,
थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तभी जेई में आया ये। रूट एन की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा, दिस इज रूट एन। यहां पे देखो साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, क्या मैं इसको रूट एन लिख दूं? लिख दो सर, इतना कुछ लिख रहे हो, ये भी लिख ही दो। तो ये भी लिख दिया हमने। अब यहां वैल्यूज को पुट करते हैं, अपने आप एन आ जाएगा बच्चों। देखो देखो हाफ एम एम एम, यहाँ पे सेकंड वाले की सॉरी, यहाँ पे देखो V2 का मास तो 9m 10m है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आएगा 10m, ठीक है, यहाँ पे 10m। अब हाफ 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 कैंसिल बच्चों, m m m कैंसिल बच्चों, कॉमन निकल गया, क्या बचा, u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 10 v2 स्क्वायर। u स्क्वायर कितना था, u स्क्वायर था हमारा u, तो u स्क्वायर इज u है ना, u1 तो u ही था, तो u स्क्वायर v1 की वैल्यू कितनी आई थी, v1 निकला था u1 बाय रूट 2, तो इसका भी स्क्वायर, u1 कितना था u, तो u ही आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस 10 v2 का स्क्वायर मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा u1 स्क्वायर, रूट n का n बच जाएगा, नीचे रूट 2 का 2 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अगेन u1 u के इक्वल है, तो यहाँ पे u, ठीक है बच्चों। तो ये u स्क्वायर बाय रूट 2 का 2, इधर 10 u स्क्वायर n बाय 2 इंटू 100, ये 0 से एक 0 कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस n बाय 20, ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस हाफ इज हाफ, n बाय 20, ये 20 उधर चला जाएगा, 20 बाय 2 दैट इज 10, तो n इज 10 बच्चों। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तभी ये क्वेश्चन जेई में आता है एज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ √3 i कैप प्लस j कैप, तो वेक्टर फॉर्म में है, पार्टिकल का मास m1 है और मूव कर रहा है कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, √3 i कैप प्लस j कैप बच्चों। कोलाइड विद अनदर पार्टिकल b ऑफ मास m2 व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड किया जो इनिशियली रेस्ट पे था। लेट v1 एंड v2 बी देयर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, एंड इफ m1 इज 2 टाइम्स m2 और एक की फाइनल वेलोसिटी गिवन है आपको i कैप प्लस √3 j कैप, आपसे पूछा गया एंगल बिटवीन v1 एंड v2, दोनों के बीच का एंगल पूछा है बच्चों। अब देखो क्योंकि वेक्टर्स में क्वेश्चन है, टाइप ऑफ कोलिजन इज नॉट मेंशन, तो हम क्या करें, अब हमारे पास एक ही बचती है इक्वेशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वेक्टर फॉर्म में तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीधा लगा सकते हो। कैसे, देखो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो वो होगा इनिशियल मोमेंटम m1 u1 वेक्टर, जब आप वेक्टर में ले रहे हो तो आपको कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, प्लस दूसरा तो रेस्ट पे था इनिशियली, उसका 0 हो गया, इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बच्चों, ठीक है। अब m1 कितना है, 2 टाइम्स m2 है बच्चों, तो यहां पे हम अगले स्टेप में m1 की जगह 2 टाइम्स m2 u1 वेक्टर, 2 टाइम्स m2 v1 वेक्टर, यहाँ पे m2 v2 वेक्टर, m2 कैंसिल, 2 टाइम्स u1 वेक्टर माइनस 2 टाइम्स v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर, ये चीज आ गई बच्चों। तो क्या यहां से v2 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, पहले v2 निकाल लो, तो v2 आएगा 2 कॉमन u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, माइनस करना है आपने u1 में से, √3 में से आपने ये 1 माइनस करना है, आई वाले से जाता है ना, तो √3 बड़ी ब्रैकेट डाल देता हूं, √3 माइनस 1 i कैप, ठीक है, फिर प्लस j में से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस √3 j कैप, ये चीज क्लियर हुई, हो गई होगी बच्चों, ठीक है। तो हमने यहां से देखो, अब क्या करोगे आप यहां से √3 माइनस 1 और 1 माइनस √3 कॉमन निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, देखो 2 इंटू √3 माइनस 1 अगर मैं कॉमन निकालू तो इसके पास बचेगा 1, और यहां से क्योंकि मैंने √3 माइनस 1 कॉमन निकाला, ये 1 माइनस √3 है, मतलब एक माइनस यहां पे आएगा। दिस इज योर v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेकेंड आफ्टर कोलिजन। हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था एंगल बिटवीन v1 एंड v2 बच्चों। तो यू हैव नाउ v1 वेक्टर, you have now v2 vector, don't you find the angle between v1 and v2? yes you can, आपको वेक्टर्स आते हैं, आप क्या लगा दो, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर किसके इक्वल होगा, v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा
यहां से क्या आ जाएगा cos थीटा इज v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं आपने वेक्टर प्रोडक्ट में, है ना। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है i वाला i के साथ जाएगा, j वाला j के साथ जाएगा, वो डायरेक्ट यहां आ जाएगा। फिर आप v का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना और आपके पास cos थीटा आ जाएगा। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। एक और भी इजी ट्रिक होती है बच्चों इसकी, वो क्या है देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो v2 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है, देन tan थीटा 2 क्या होता है बच्चों, tan थीटा 2 होता है v2 का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय v2 का x कंपोनेंट बच्चों, ठीक है। ऐसे ही tan थीटा 1 क्या होएगा बच्चों, अगर ये यहाँ पे थीटा 1 एंगल बना रहा है तो वो होता है v1 का y कंपोनेंट बाय v1 का x कंपोनेंट बच्चों। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल का होता है बच्चों, आपने मैग्नीट्यूड ही लेना है बेसिकली यहाँ पे, यू डोंट नीड टू टेक द साइंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है। ध्यान रखना है इस चीज का, ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। वर्टिकल का पूछा जाए अगर एंगल कभी तो माइनस कर देना 90 में से। अब देखो tan थीटा 2 अगर इस मेथड से करो ये जल्दी हो जाएगा, तो tan थीटा 2 कितना आएगा, v2 का y कंपोनेंट वो क्या होएगा बच्चों, ये है j के साथ ये सारा वाला y कंपोनेंट आ जाएगा ना बच्चों, तो ये सारा y में जाएगा 2√3 माइनस 1, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मैंने बोला लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी अगर बात करें बच्चों v2 की x कंपोनेंट का, यहाँ पे ये भी है ना v2x कंपोनेंट, वो होता है i के साथ वाला, i के साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 माइनस 1, ये कैंसिल, तो tan थीटा 2 कितना आ गया बच्चों 1, तो थीटा 2 इज 45 डिग्री, तो ये थीटा 2 इज 45 डिग्री बच्चों। ऐसे अगर v1 निकाले, v1 वाला कितना एंगल बना रहा है, तो वो होगा tan थीटा 1 v1 का y वाला कंपोनेंट, तो इसका y वाला कंपोनेंट इज √3 और v1 का x वाला कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट इज 1, तो √3 कब होता है थीटा 1, जब एंगल हो 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। 60 प्लस 45 इज व्हाट, थीटा टोटल एंगल पूछा था, तो 60 प्लस 45 दैट इज 105 डिग्री। तो इन सम केसेस यू कैन अप्लाई दिस मेथड आल्सो बच्चों, ये टाइम कंज्यूमिंग कम है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप विद दिस वीडियो यू आर क्लियरिंग योर कंसेप्ट ऑन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, वेदर इलास्टिक और इनइलास्टिक कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से ट्रिक लगाना। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो बच्चे आता है वो आइडेंटिकल केस का आता है, पर डोंट फॉरगेट अनटिल एंड अनलेस वहां पे मेंशन नहीं हो इलास्टिक कोलिजन तब तक कंडीशंस नहीं लगा सकते, और अगर मेंशन नहीं है देन यू हैव ओनली वन कंडीशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।